नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में लेके आए हैं हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप ये वीडियो अंत तक देखें और अपने रिवीजन को बढ़ाएं, अपनी स्टडी मजबूत करें। इसमें 20 क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे जो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन साम्राज्य, इधर खालिस्तान दिया है और साम्राज्य पहला यहाँ पर थोड़ा मिट गया दोस्तों। बताएं कि भारतीय साम्राज्य था जिसके शासनकाल में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो वो कौन सा शासनकाल था जिसमें उपमहाद्वीप आते थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हमारी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 321 ईसा पूर्व में, और ये मगध में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो व्यापक विजय द्वारा प्रथम और अखिल भारतीय साम्राज्य की जो स्थापना की, जो यहाँ पर दोस्तों हमारा जी अखिल है, यहाँ पर अखिल लिखा हुआ है, अखिल भारतीय। तो जो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की वो उत्तर पूर्व भारत के हिस्सों जैसे केरल है, तमिलनाडु को छोड़कर मौर्य ने शेष भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन दिया हमारा, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो ये कौन सी वर्ष में किया गया है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1989 में किया है। तो जो इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। जो यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है, और जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है, और सांची के जो बौद्ध स्मारक को वर्ष 1989 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, बैंकिंग के संबंध में CTS खालिस्तान के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो आपको जो भी फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म भी याद करके रखनी है। प्रैक्टिस सेट से दोस्तों आपका यही फ़ायदा हो जाता है, इसमें सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को मिल जाते हैं, और इसमें आपको अनुमान लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप ये ध्यान रखिएगा कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी तरीके से अपने सारे टॉपिक्स क्लियर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसमें क्विक रिवीजन करिएगा। जितने भी एग्जाम हैं सभी के प्रैक्टिस सेट के इसमें क्वेश्चन मिलते रहते हैं जो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें चेक ट्रंकेशन सिस्टम्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं मैं कि जो बैंक के चेकों से जो भुगतान या पेमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ी से निपटाने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन प्रणाली विकसित की है, जिसे GST की सफलता को देखते हुए सितंबर 2020 में एक अखिल भारतीय चेक ट्रंकेशन प्रणाली को परिचालित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष खालिस्तान दिया है में पारित एक अधिनियम के तहत की गई। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2018 में की गई। तो इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ कि जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक को वर्ष 2018 में पारित किया गया था। यह जो विधेयक इम्फाल यानी मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। यह अपनी तरह का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसमें सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मृदा से संबंधित ये, इसमें मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण
और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कृषि विज्ञान, इसके कृषि विज्ञान कहलाता है। आपको पता ही होगा जो मृदा प्रबंधन और फसल चक्कर, खरपतवार, कीटनाशक नियंत्रण वगैरह, फसलों की वृद्धि या खाद्य उत्पादन के लिए जो क्या हमारा कौन सा अध्ययन होता है, उसमें कृषि विज्ञान में ही है, उसका अध्ययन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया, खाली स्थान दिया है, कहलाती है। विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिक विकास। जो हमारा पारिस्थितिक विकास है, ये क्षेत्र विकास की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि जो अपघटित जो पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया पारिस्थितिकी विकास कहलाती है। और जो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है ये, जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत, खाली स्थान दिया हुआ है, में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968 में। 1968 में ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला जो बैडमिंटन है वो 1870 में शुरू हुआ था, और 1881 में यूएसए ओपन, और 1891 में फ्रेंच ओपन, और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ था। तो इसमें हमारा जो स्लैम टूर्नामेंट हुआ ये 1968 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लेवैंग बूमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? लेवैंग बूमनी। तो दोस्तों आपको सभी राज्यों के लोक नृत्य और उनके त्योहार और उनकी राजधानियाँ याद करके रखनी है, ये आपको कंठस्थ कर लेनी है। ये एसएससी के सारे एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। तो जो त्रिपुरा का लोक नृत्य लेवैंग बूमनी, जो प्रदर्शनकारी लोक नृत्य त्रिपुरा का है ये। इसमें जो फसल का जो नृत्य कहते हैं, इसके लिए त्रिपुरा का जो फसल का नृत्य है ये, इस नृत्य में नर्तक सौंदर्य बोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें बांस की ताली का इस्तेमाल और बहुरंगीन कीड़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिन्हें लेवैंग्स कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एग्जाम वारिसरे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वारिसरे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी इसके लेखक हैं। तो जो 3 फरवरी 2018 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर ने पुस्तक एग्जाम वारिसर का लोकार्पण किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जोड़ी बोलते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ मैं कि
गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पति या प्राणियों की कोशिकाओं में पाई जाने वाली तंतुरूपी पिंड होते हैं। ये और जो प्रत्येक प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। जो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़ी बोलते हैं जिसके लिए। इसमें 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं, तथा 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं। तो इसके बारे में इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य। जो द्रोणाचार्य हमारा पुरस्कार है, ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के पदक में विजेताओं को दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत में आपको बताता हूँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। यह कोचों को सुसंगत आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, औपचारिक पोशाक और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में आपको इतने फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1956 हमारा राइट हो जाएगा। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से जो वर्ष 1856 में जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, तो इसके अनुसार विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे वैध घोषित किए गए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दोस्तों इससे पहले जो विधवा विवाह नहीं होता था, सती प्रथा थी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि जो बास्केटबॉल का जो आविष्कार है वो जेम्स नाइस्मिथ ने वर्ष 1891 में अमेरिका में किया था। विलियम जोन्स कप, बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, सीनियर राष्ट्रीय बास्केट चैंपियनशिप आदि बास्केटबॉल से संबंधित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है, अगर मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, जिससे आपके दोस्तों का भी रिवीजन हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इसमें जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो आपको जनगणना से भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे याद रखने हैं। एसएससी में 100% 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो जनगणना को आप रट लीजिएगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 900 से कम है, ये हरियाणा की है, ये 900 से कम है यहाँ की। इसकी जो 879 है, मतलब इसकी जो लिंग अनुपात है 1000 लड़कों पर 879 लड़कियाँ हैं, ये हरियाणा राज्य में है। तो आपको बता दूं लिंग अनुपात का थोड़ा कि क्या होता है इसमें, जो लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर जनसंख्या में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंग अनुपात है वो 943 है और हरियाणा में भारत का सबसे कम लिंग अनुपात है, जिसमें 1000 लड़कों पर 879 लड़कियां हैं। जबकि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य जो वो केरल है
वहाँ पर 1084 है लिंग अनुपात, जो 1000 लड़कों पर 1084 है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात पुडुचेरी में सबसे अधिक है 1037 है, जबकि दमन और दीव में सबसे कम 618 है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे वह ब्राह्मणों के सहयोग से खाली स्थान दिया है कि अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदान व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा दिया है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि जो प्राचीन भारत के लोग इस बात पे विश्वास करते थे कि जो यदि वह ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करते हैं तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे जन्म से वह क्षत्रिय हों या 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख युद्धंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पराजित कर हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीक खनिज केवल खाली स्थान दिया है प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उत्खनन। तो इसे उत्खनन बोलते हैं हमें कि जो पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीक खनिज केवल उत्खनन प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। तो जीव जंतु की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के लिए क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोस्तों, अगर हमारी वीडियो में आपको कोई भी कमी मालूम पड़ती है तो उस कमेंट करके बताते रहिए। कोई भी मिस्टेक मालूम पड़ती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। इससे कम टाइम की और ज़्यादा क्वेश्चन वाली वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपका कम टाइम खर्च हो। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जीव जंतु। उसके लिए जीव जंतु कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपको याद करना है, लोकसभा की सीटों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। तो जो लोकसभा संसद का जो निम्न सदन है, जो लोकसभा है वो संसद का निम्न सदन है। अब इसके जो सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब इसमें कहा गया है कि जो सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिसमें से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से 530 से अधिक संघ शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। इसमें वल्लभ भाई पटेल ने नो टैक्स ओपन का नेतृत्व किया था, नो टैक्स कैंपेन का। तो इसके बारे में भी आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई वल्लभ भाई पटेल ने, और स्वतंत्रता के बाद वह भारतीय संघ में 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और 1917 में सरदार वल्लभ भाई को गुजरात सभा का सचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुजरात विंग के रूप में चुना गया था। उन्होंने 1918 में
बड़े पैमाने पर नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया, जिसमें खेड़ा में किसानों से बाढ़ के बाद कर ना देने का आग्रह किया गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और इसमें से आप कितने क्वेश्चन जानते थे वो भी कमेंट में बताइएगा। अगर हमारी वीडियो में कोई मिस्टेक होती है उसके लिए माफ़ कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।